अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यू परिमाण के दो आवेश हैं, ठीक है, उनको किसी रेखा पर रखा गया जिनके मध्य की दूरी कितनी रखी गई है r, और उनके बिल्कुल मध्य बिंदु पे यानी r/2 दूरी पे क्यू परिमाण का एक तीसरा आवेश रखा गया है, ठीक है। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि जो तीसरा आवेश है उसका परिमाण यानी उसका मान कितना होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक ऋणात्मक क्या होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसने कंडीशन ये दे रखी है, ये जो आवेश तीसरा रखा गया है उसके कारण निकाय कैसी अवस्था में रहना चाहिए, संतुलन अवस्था में, ठीक है। यानी कल अपने बात की थी किसी आवेश को संतुलन अवस्था में रखने की, जबकि आज अपने को रखना है किसी निकाय को कैसी अवस्था में, संतुलन अवस्था में, ठीक है। यानी आज की स्थिति के अंदर एक निकाय कैसी अवस्था में होना चाहिए, संतुलन। अब निकाय का मतलब ये है जैसे मेरे पास कोई भी तीन है ए बी और सी, अगर मैं ये कहूं भी सी साम्य अवस्था में है या फिर सी संतुलन अवस्था में है, इसका मतलब ये है भी सी गति नहीं करना चाहिए, उस पर कुल बल कितना हो, 0 या स्थिर रहे, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं भी निकाय संतुलन अवस्था में हो, निकाय संतुलन अवस्था का मतलब है ए पर भी बल 0, बी पर भी बल 0 और सी पर भी बल का मान कितना 0। यानी अगर किसी एक आवेश, अगर मैं ये कहूं भी क्यू आवेश संतुलन अवस्था में रखा जाए, इसका मतलब उस अकेले क्यू पर बल का मान कितना होना चाहिए, 0। और अगर ये कहूं भी निकाय संतुलन अवस्था में रहना चाहिए, तो निकाय संतुलन अवस्था का मतलब ये है अगर ए बी सी तीनों निकाय में है तो ए पर भी कुल बल का मान 0 होगा, बी पर भी कुल बल का मान 0 होगा और सी पर भी कुल बल का मान कितना होगा, 0, ठीक है। तो अगर अपने ये कहूं भी इस स्थिति के अंदर क्या है, निकाय कैसी अवस्था में है, संतुलन में, इसका मतलब है तीनों आवेशों पे बल का मान कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर मैं ये कहूं भी पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु मान लो बी है, और जिन पे आवेश रखे गए हैं दोनों पे क्यू, और उनके मध्य की दूरी कितनी है r, तीसरा आवेश जो स्मॉल क्यू है वो रखा गया है इनके बिल्कुल मध्य बिंदु पर, ठीक है। यानी ये दूरी दे रखी है r/2 और ये दूरी भी कितनी दे रखी है r/2। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की। पहली चीज तो ये भी अपने को उसकी प्रकृति का निर्धारण भी करना है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले प्रकृति का निर्धारण करने की कोशिश करूं तो प्रकृति के लिए अपने बात की थी आवेश को दो प्रकार की बोल सकते हैं, या तो धनावेश या फिर ऋणावेश। तो अपने धनावेश और ऋणावेश रखते हैं, जैसे एक तो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो हो सकता है ये जो हो वो माइनस क्यू, यानी इसकी प्रकृति क्या हो, ऋणात्मक हो। या फिर दूसरी स्थिति ये बन सकती है ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये तो प्लस क्यू है, ठीक है। यानी या तो तीनों, या तो बीच वाला माइनस का हो, यानी उसकी प्रकृति या तो ऋणात्मक हो या फिर क्या हो, धनात्मक। इसके आधार पे अपने को देखना है कि कौन सा ऋणात्मक और कौन सा धनात्मक है, ठीक है। लेकिन उसके लिए निकाय कैसी अवस्था में रहना चाहिए, संतुलन। निकाय संतुलन में रहने का मतलब ये है कि तीनों पे बल कितना हो, 0, पहले पे भी बल 0, दूसरे पे भी बल 0 और तीसरे पे भी बल 0, ठीक है। तो अगर मैं जैसे इस स्थिति की अगर बात करूं, तो इस स्थिति में अगर बात करूं तो कोई से भी एक को उठाओ, देखते हैं उस पे कुल बल 0 है या नहीं है, या हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी अगर मैं बात करूं भी ये 3 है तो इस अकेले पे बल ये 2 लगाएंगे, इस पे ये 2 बल लगाएंगे और इस पे ये और ये बल लगाएगा, ठीक है। यानी अपने को किसी भी एक को उठा के उस पे बल देखो और उस पे अगर कुल बल 0 करना है तो कुल बल 0 होने का मतलब ये है कि इन पे जो 2 बल आ रहे हैं किसके कारण और एक किसके कारण, उनकी दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत। अगर उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत आ रही है तब तो कुल बल का मान कितना हो सकता है, 0, क्योंकि अगर दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत आई तो वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर बात करूं तो मैं पहले इसकी साम्य अवस्था देख रहा हूं, ये हो सकता है इस पे अगर दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत आई तो इसका मतलब ये कैसी अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। उसके बाद ये पड़ोसवार देखना है फिर ये, तो अगर मैं इस पे बात करूं तो ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये इसको इधर धक्का देगा। ये प्लस ये भी प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। यानी इस पे देखो तो दोनों बलों की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है, इसका मतलब बल 0 हो सकता है, ठीक है। इस पे आओ, अगर इस पे और देखूं, क्योंकि अपने को किसकी संतुलन अवस्था करनी है, निकाय की, तो अगर इस पे बल देखूं तो ये जो प्लस है वो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। ये जो प्लस है वो भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों प्लस है, तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत आ रही है,
नहीं आ रही, क्योंकि दोनों की दिशा क्या आ रही है, समान। इसका मतलब इस पे कुल बल 0 होने के चांस है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब इस स्थिति के अंदर ये तो संतुलन अवस्था में है, लेकिन पूरा निकाय संतुलन अवस्था में नहीं। ऊपर वाली स्थिति देखो, ऊपर वाली स्थिति पहले इसको देख लेते हैं। ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, यानी ये तो इसको इस तरफ खींचेगा। ये जो प्लस है वो माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, ये इसको इस तरफ खींचेगा, यानी इसमें दोनों बल विपरीत हो, तो इसका मतलब कुल बल 0 हो सकता है। ठीक है, अब इस पे आओ, इस पे अगर देखो तो ये माइनस इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, यानी इस पे भी बल की दिशा एक दूसरे क्या आ रही है, विपरीत आ रही है। इसका मतलब इस पे भी बल 0 हो सकता है। इस पे अगर बात करूं तो ये और देखो, ये माइनस इसको क्या करेगा, आकर्षित, ये प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसका मतलब ये है कि अगर मैं माइनस वाली की स्थिति देखूं तो माइनस वाली स्थिति के अंदर तीनों पे बलों की दिशा एक दूसरे क्या आ रही है, विपरीत आ रही है। इसका मतलब कुल बल का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसलिए अपने ये कंडीशन तो क्लियर होगी, बीच वाला जो आवेश है वो प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीच वाला प्लस हुआ तो ये खुद तो संतुलन में रह सकता है, लेकिन निकाय संतुलन में नहीं रह रहा, तो इसलिए प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। तो फर्स्ट आंसर जो आ गया, अगर मैं बात करूं प्रकृति की, तो प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक, यानी जो आंसर आएगा वो किसका होना चाहिए, माइनस। ठीक है, दूसरी अगर मैं कंडीशन देखूं तो अब अपने को आवेश के परिमाण के मान निकालने के लिए अपने को निकाय की संतुलन अवस्था बनानी, और निकाय की संतुलन अवस्था का मतलब कुल बल कितना होना चाहिए, 0। तो अगर मैं कुल बल 0 करने की कोशिश करूं तो मेरे पास 3 आवेश है और तीनों पे कुल बल का मान कितना है, 0। तो अपने को कोई सा भी एक आवेश उठाना है जिस पे कुल बल का मान कितना कर सकूं, 0। अब अगर मैं बीच वाले आवेश पे कुल बल का मान 0 करूं तो चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों कंडीशन में कुल बल का मान कितना आ रहा है, 0। तो अगर मैं बीच वाले पे बल का मान 0 करने की कोशिश करूं तो 0 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों स्थितियों में इस पे बल का मान कितना आ रहा है, 0। तो कौन सी ऐसी स्थिति है जो दोनों स्थितियों को अलग कर रही है, इसकी स्थिति, या फिर बोल सकता हूं इसकी स्थिति, यानी ये दोनों आवेश ऐसे हैं जिनके ऊपर कुल बल का मान 0 हो रहा है, एक कंडीशन में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। यानी ये जो प्लस Q, कैपिटल Q वाली कंडीशन है उसके जरिए अपने ये बल की समीकरण बना सकते हैं, क्योंकि बीच वाले से अगर बल की समीकरण बनाओ तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो दोनों कंडीशन के अंदर कुल बल का मान कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि मेरे को कॉर्नर वाले पे ये देखना चाहिए इस पे कुल बल का मान कितना कर सकूं, 0। इसलिए अगर मैं संतुलन अवस्था यानी कुल बल 0 करने की समीकरण बनाऊं तो वो बनानी चाहिए मेरे को कैपिटल Q पे, स्मॉल q पे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल q पे बनाऊंगा तो स्मॉल q प्लस q वाले और माइनस q वाले दोनों स्थितियों के अंदर कुल बल का मान कितना आ रहा है, 0। तो इसलिए अपने समीकरण बनाए किस पे, कैपिटल Q पे। तो अपने को ये पता है कि अगर संतुलन अवस्था की बात करूं तो ये लिख सकते हैं संतुलन अवस्था में, अगर संतुलन अवस्था में देखें तो कोई सा भी एक बल उठा लो, यानी B आवेश पे कुल बल का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि संतुलन का मतलब टोटल बल कितना, 0। अब B पे देखूं तो B के अलावा कौन कौन आवेश बच गए, A बच गया, और बीच वाला बिंदु मान लो कौन सा है, C। तो एक तो B पर आवेश बल लगाएगा A, और एक B पे कौन बल लगाएगा, C, यानी B पर एक बल आएगा, एक तो B पर किसके कारण बल है, C के कारण, और एक B पे बल किसके कारण है, A के कारण, उसका कुल मान कितना होना चाहिए, 0। तो अगर इसको देखोगे ये होना चाहिए F B पर C के कारण लगने वाला बल बराबर F B पर किसके कारण है, A पर लगने वाला बल। तो यानी जितना बल B C पर लगाना चाहिए उतना ही बल A किस पर लगाना चाहिए, B पर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोनों के परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत, क्योंकि आगे निशान किसका आ रहा है, माइनस का, तो इसलिए अपन ये कर सकते हैं। तो यानी अगर मैं सिर्फ परिमाण की बात करूं तो B पर C के कारण लगने वाला बल और B पर किसके कारण लगने वाला बल, A के कारण लगने वाले बल का मान एक दूसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो FBC को क्या लिख सकते हैं, KQBQC और बट्टे में RBC इक्वल टू क्या आना चाहिए, KQBQA और बट्टे में क्या आना चाहिए, RBA। यानी B पर रखा हुआ आवेश, C पर रखा हुआ आवेश, B पर रखा हुआ आवेश, A पर रखा हुआ आवेश, और B और C के मध्य की दूरी और B और A के मध्य की दूरी। तो अगर दोनों में देखूं तो KQB सेम है, ठीक है। तो ये बच गया QC अपॉन में RBC इक्वल टू बच गया QA अपॉन RBA।
तो अगर क्यूसी देखूं तो सी पर रखा हुआ आवेश, सी पर कितना आवेश रखा गया है, स्मॉल क्यू, तो इसको लिखा मैंने स्मॉल क्यू। और बी और सी के मध्य की दूरी कितनी है, बी और सी के मध्य की दूरी कितनी है, r/2, सॉरी स्क्वायर आना चाहिए, तो k क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे r/2 का क्या आएगा, स्क्वायर, जो गुलाम लिए लिखते हैं k = q/r का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर क्यू बी देखूं तो क्यू ए का वैल्यू कितना है, कैपिटल क्यू अपॉन में आर बी ए, यानी बी और ए के मध्य की दूरी अगर देखूं कितनी है, r, इसको लिख सकता हूँ r का स्क्वायर। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये बच गया q अपॉन में r² / 4 इक्वल टू क्या आना चाहिए, q अपॉन में r का स्क्वायर। तो ये बन गया 4q अपॉन में r² इक्वल टू q अपॉन r का स्क्वायर, r² से r² कैंसिल आउट, तो q इक्वल टू क्या आ गया, q/4। लेकिन अगर वास्तव में देखूं तो q क्या आना चाहिए, माइनस का q/4। ठीक है, इसलिए उसकी प्रकृति क्या आएगी, ऋणात्मक। तो अगर अपने कहीं पे भी बात करें कि कोई निकाय संतुलन अवस्था में है, तो निकाय संतुलन अवस्था में होने का मतलब है उन तीनों पे बल का मान कितना होना चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 समान परिमाण, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का मान कितने माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम को x अक्ष पर रखा गया, ठीक है, और ये जो आवेश है उनको रखा गया है 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और अपने को ये ज्ञात करना है कि जो आवेश Q है कितने सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर वाला जो आवेश है 2 माइक्रोकूलम का, उस आवेश पर अपने को परिणामी बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन ये दे रखा है कि x अक्ष है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये बनाया आपने y अक्ष और ये बनाया इसका x अक्ष। x अक्ष पर वो अलग अलग बिंदु दे रहे हैं, ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो उसके आधार पे वो कह रहा है कि अलग अलग जो बिंदु हैं उनपे कोई ना कोई आवेश रख दिया 2-2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अपने जो जो स्थितियां दे रखी है वहां पे आवेश रखना है। तो एक आवेश तो रख रखा है 0 पे, यानी यहाँ पे आवेश कितने माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम। दूसरा आवेश रख रखा है 2 वाले पे, यहाँ पे भी कितने माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। तीसरा रख रखा है 4 वाले पे, यहाँ पे भी कितने माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। और लास्ट रख रखा है कितने पे, 8 वाले पे, यानी यहाँ पे भी कितने माइक्रोकूलम रख रखा है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसने ये कहा है भी 2 नंबर पर जो 2 सेंटीमीटर वाला है, यानी ये जो आवेश है उस पे लगने वाले परिणामी बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी अपने को ज्ञात करना है कितने नंबर पे लगने वाला बल, 2 नंबर पे लगने वाला बल। तो अगर 2 नंबर पे लगने वाले बल की बात करूं तो 2 नंबर पे कौन कौन बल लगाएगा, 0 वाला, 4 वाला और 8 वाला। तो इसलिए ये लिख सकता हूँ क्या भी 2 नंबर पर अगर परिणामी बल देखना है तो 2 नंबर पे एक तो किसके कारण बल, 0 के कारण। इसी तरह 2 नंबर पर किसके कारण बल है, 4 के कारण। और इसी तरह 2 नंबर पर किसके कारण बल है, 8 के कारण। और उनका कौन सा योग होगा, सदिश, ठीक है। यानी क्यों, क्योंकि जो कूलम बल है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशियां कैसे योग सदिश योग करते हैं, बीजगणित योग उनका नहीं करते, यानी इनको जोड़ना है लेकिन दिशा के साथ, ठीक है। तो पहले अपने अलग अलग बलों का मान निकाल लेते हैं, उनके बाद देखेंगे उनकी दिशा। अगर सबकी दिशा समान आती है तो जोड़ देंगे, जिनकी दिशा विपरीत आती है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले F20 की, तो F20 का मतलब Q2 पे कितने माइक्रो, Q2, दूसरा Q0 और बीच की दूरी R20। तो अपने पास अगर वैल्यू देखूं तो Q2 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो सबका वैल्यू एक बार मान रहा हूं मैं Q, यानी 2 माइक्रोकूलम को कितने रख रहे हैं अपने, Q रख रहा हूं। तो ये भी Q और ये भी Q, क्योंकि सारे 2 माइक्रोकूलम के लिए बन गया KQ² बटे R20 मतलब 2 और 0 के मध्य की दूरी, 2 और 0 के मध्य की दूरी देखूं तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये तो R20 कितने सेंटीमीटर है, 2, तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻² मीटर। और उसका क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि KQ बटे R का स्क्वायर तो लिखते हैं अपने। ये तो आया F20। इसी तरह अगर मैं बात करूं F24 की, F24 का मतलब KQ2Q4 बटे R24 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं KQ2 और Q4 दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या है KQ²। और R24 का वैल्यू कितना है,
दो और चार के बीच का दूरी, दो और चार के बीच का दूरी अगर देखूं तो कितने सेंटीमीटर है, दो, ये कितना आएगा 2 गुना 10 की घात -2 और इसका क्या आना चाहिए स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं बात करूं F28 की तो ये आना चाहिए K Q2 और Q8, Q2 की वैल्यू कितना है 2, Q8 का वैल्यू कितना है Q, तो इसको लिखा मैंने Q का स्क्वायर और बटे में आना चाहिए R28, R28 मतलब 2 और 8 के बीच का अगर मैं दूरी देखूं तो 2 और 8 के बीच का दूरी अगर देखूं तो 2 से लेके 8, तो 2 से लेके 8 तक कितनी दूरी है 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आएगा 6 गुना 10 की घात -2, इसका क्या आएगा स्क्वायर। तो अपने पास तीनों बल आ गए। अब परिणामी बल के लिए अगर मैं कुल बल देखूं F2 को, तो F2 के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन से की दिशा सेम है और कौन से की दिशा क्या है अलग अलग। ठीक है, अगर दिशा समान है तो उनको जोड़ देंगे और अगर दिशा विपरीत है तो उनको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो अगर मैं बात करूं F20 की, यानी 2 पर किसके कारण लगने वाला बल है 0 के कारण, तो ये प्लस का है ये भी किसका है प्लस का, तो इसके कारण ये क्या होना चाहिए प्रतिकर्षित होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्लस के तो ये प्रतिकर्षण इधर करेगा, यानी ये तो F20 आना चाहिए क्योंकि ये इसको इधर क्या करेगा प्रतिकर्षित। F24 देखूं तो 4 ये रहा और ये 2 रहा, तो 4 नंबर 2 को क्या करेगा प्रतिकर्षित, 2 पर इसलिए बल दे रहे हैं क्योंकि 2 भी पूछा उसको। ठीक है, तो 2 को प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल आना चाहिए ऐसे F24। अगर 28 देखूं तो 8 नंबर भी प्लस का और 2 नंबर भी किसका प्लस का, तो 8 नंबर 2 नंबर को क्या करेगा प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों सेम है तो ये भी इसको धक्का ही देगा इधर, ये आया F28। तो इस स्थिति के अंदर अगर मैं देखूं तो F28 और जो F24 है उनकी दिशा तो है समान, यानी उनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन जो F20 है उसकी दिशा उसके क्या है विपरीत, यानी ये क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आना चाहिए उनका परिणाम। ठीक है, कुल मान इनका ये आना चाहिए, दोनों को जोड़ना और एक को क्या करना पड़ेगा घटाना। तो अपने पास बाद में देखेंगे परिणामी दिशा बचती क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या दे देंगे दिशा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं F28 की, तो F28 का वैल्यू अपने पास KQ² अपॉन में 6 × 10⁻² का स्क्वायर, प्लस में F24 का वैल्यू देखो तो ये अपने पास KQ² अपॉन 2 × 10⁻² का स्क्वायर और माइनस KQ² अपॉन में 2 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास F2 का वैल्यू बच गया KQ² अपॉन में 6 × 10⁻² का स्क्वायर। सबका वैल्यू रख दो। ठीक है, तो सबका वैल्यू रख दो, तो K का वैल्यू 9 × 10 की घात 9, Q का वैल्यू कितने माइक्रोग्राम 2 माइक्रो, 2 माइक्रो मतलब 10 की घात -6, तो आगे वाला भी 2 × 10 की घात -6 क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे वाला अगर देखो तो 6 × 10 की घात -2 और गुना 6 × 10 की घात -2, तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करें अपने तो ये कितने टाइम 3, ये भी कितने टाइम 3 से कितने 3 और ये कैंसिल आउट, तो अपने पास ऊपर बच गया 10 की घात 9 गुना 10 की घात -12 और नीचे 10 की घात -4, तो ये बन गया अपने पास 10 की घात 9 गुना 10 की घात -12 और गुना 10 की घात कितना प्लस का 4। ठीक है, तो 10 की घात -9 और 10 की घात +4 अगर देखो तो ये हो गया अपने पास 10 की घात कितना 14, सॉरी 10 की घात 13 और गुना में 10 की घात कितना -12, तो अपने पास सिर्फ कितना बच गया 10, यानी उस पे जो परिणामी बल है वो कितने न्यूटन आना चाहिए 10 न्यूटन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं परिणामी बल की तो कुल बल दिए वास्तविक उनका कौन सा योग है सदिश योग, लेकिन अपने को सदिश योग के लिए उनकी दिशा देखनी पड़ेगी, तो इसलिए सबके परिणाम लिखे और बाद में अगर दिशा देखूं तो 2 नंबर पर ये भी प्रतिकर्षण करेगा, ये भी प्रतिकर्षण करेगा और ये भी प्रतिकर्षण, तो अगर सारे प्रतिकर्षण करें तो इनकी दिशा तो आ रही है समान, इसलिए इनको क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, जबकि इसकी दिशा उनके क्या आ रही है विपरीत, इसलिए इसको क्या करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश है, ठीक है, जिनको एक्स अक्ष पर रखा गया है, ठीक है, और उनकी जो स्थिति है वो है क्रम से 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर इस तरह एक्स अक्ष पर रखे गए हैं अनंत दूरी तक। ठीक है, और इन आवेशों के कारण एक मूल बिंदु 0,0 पर 1 कूलम का आवेश रखा गया है, जिस पर अपने को मान क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसने स्थिति दे रखी है, आवेश दे रखे 2 प्रकार के, एक तो 4 माइक्रो कूलम जो सबसे रखा गया है अनंत दूरी तक,
और दूसरा कितने गुलाम है, एक गुलाम को कहां पे रखा गया है, मूल बिंदु पे। तो मैंने दो आवेश मान लिए, एक तो Q है जो कितने माइक्रो गुलाम है, 4 माइक्रो गुलाम को कहां पे रखा गया है, 1 मीटर पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर, इस तरह अनंत। और दूसरा जो आवेश है वो है 0 पे, मूल बिंदु पे, यानी Q0 है, वो कितने गुलाम आवेश है, 1 गुलाम। ठीक है, तो मेरे को जो मूल बिंदु पर आवेश रखा गया उस पे लगने वाले कुल बल का मान है ज्ञात करना है, कुल बल का मान होगा कितना। ठीक है, तो जिस तरह से उसने स्थिति दे रखी है वैसी स्थिति बनाओ। ठीक है, यानी जैसे उसने कहा कि मूल बिंदु पे रखा गया, तो मूल बिंदु मान लिया मैंने ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो ये आया y और ये मान लिया कितना x। तो उसने अलग अलग दूरी दे रखी है, जैसे 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह उसने दूरी दे रखी है अलग अलग। तो यहाँ पे तो रखा गया आवेश Q0, यहाँ पे रखा गया आवेश Q जिसका मान कितने माइक्रोग्राम, 4। दूसरा रखा गया एक, तो रखा गया 1 पर, तो 1 पे आवेश कितना रखा गया Q। दूसरा रखा गया 2 पर, तीसरा रखा गया 4 पर, चौथा रखा गया 8 पर, और इस तरह चल रहा है, दुगना होता जा रहा है। ठीक है, 2 पर, फिर 4 पर, फिर 8 पर, इस तरह आगे 16 पर, इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो उसके कारण अपने को ये ज्ञात करना है कि 0 पे कुल बल का मान ज्ञात करो, यानी अपने को ज्ञात करना है किस पे, f ऑफ 0, यानी 0 पे कुल बल का मान आता कितना है। तो कुल बल के लिए मान क्या लिख सकते हैं, 0 पर किसके कारण, 1 के कारण लगने वाला बल, प्लस में 0 पर किसके कारण, 2 के कारण लगने वाला बल, प्लस 0 पर किसके कारण है, 4 के कारण, क्योंकि 3 में नहीं रखा हुआ। और इसी तरह f0 कितना 8, इनका कौन सा योग करना पड़ेगा, सदिश। ठीक है, तो पहले इनके अलग अलग मान देखूं और पहले अगर उनकी दिशा भी देख लूं, तो अगर सबकी दिशा समान है तो अपने को सदिश दिखाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में उनकी क्या दिखा देंगे, दिशा। ठीक है, तो अगर मैं दिशा देखूं तो ये 1 गुलाम है और ये Q है वो कितने माइक्रो गुलाम, 4। तो दोनों की प्रकृति समान, ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी ये जो है इस आवेश से क्या होना है, प्रतिकर्षित होना है, यानी F01 इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये जो 1 नंबर है वो Q है, प्लस का है, और जो Q0 वाला है वो कितने गुलाम है, 1 गुलाम, वो भी किसका है, प्लस का, यानी ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसी तरह 2 नंबर भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ये दिशा F02 की आनी चाहिए। इसी तरह 4 नंबर भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इसकी दिशा भी है F04। इसी तरह 8 नंबर भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि सबकी प्रकृति समान है, तो F08। यानी अगर मैं इनके कारण बल की दिशा देखूं तो सबके बल की दिशा क्या है, समान है। तो ये लिख सकता हूं क्या, दिशा समान होने के कारण, दिशा समान होने से अगर मैं देखूं तो कुल F0 जो है वो लिख सकता हूं F01 प्लस F02 प्लस F04 प्लस F08, इस तरह उनके ऊपर अपने को सदिश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी दिशा क्या है, समान। और अगर मैं इसकी दिशा देखूं तो दिशा किस तरफ आनी चाहिए, ये जो है x अक्ष, तो ये तो प्लस वाला x अक्ष और इधर वाला कौन सा, माइनस वाला। तो अगर मैं इसकी दिशा देखूं तो किस ओर तीर का निशान है, माइनस x अक्ष की ओर, यानी घटते हुए मान की तरफ है। ठीक है, तो यानी ये जो दिशा है किस में आनी चाहिए, I के, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि उसकी जो दिशा है वो माइनस x अक्ष की तरफ है। ठीक है, अगर डायग्राम में देखें तो माइनस x अक्ष, तो दिशा का निर्धारण भी हो गया, दिशा का निर्धारण किसकी ओर, माइनस I की ओर। तो कुल बल के लिए सबको क्या करना है, जोड़ना है, तो सबका मान रख दो। ठीक है, तो अगर मैं सबका मान रखूं तो K Q0 और Q1 को अगर देखूं तो K Q0 Q1 की तरह Q ही तो आवेश अपॉन में R01 मतलब है 0 रेट के बदले दूरी कितने मीटर है, 1 मीटर, सेंटीमीटर नहीं दे रखा, मीटर दे रखा, तो 1 का क्या आएगा, स्क्वायर। दूसरा कितना है, K Q0 Q2 की जगह भी कितना है, Q ही है। ठीक है, और अपॉन में किस किस के मध्य की दूरी, 0 और 2 के मध्य की दूरी कितने मीटर है, 2 मीटर, तो 2 का क्या आएगा, स्क्वायर, प्लस में K Q0 Q4 की जगह वापस क्या है, Q। अब दूरी किस किस के मध्य की, 0 और 4 के मध्य की दूरी देखो कितनी है, 4 है, तो नीचे किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, प्लस में K Q0 और आगे Q भी आएगा, Q8 की जगह Q ही है, और अपॉन में 0 और 8 के मध्य की दूरी कितनी है, 8, और इसका क्या है, यानी इस तरह समीकरण चल है। तो अगर मैं परिणामी की बात करूं तो सब में K Q0 Q, ये तो क्या रहा है, कॉमन, तो मैंने f के लिए K Q0 Q तो ले लिया कॉमन, अंदर कितना बच गया, 1/1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना, 16 प्लस 1/8 का स्क्वायर यानी कितना, 64। इस तरह कहां तक जाना है, ये
अनंत, क्योंकि आवेश कहां तक रखे गए, अनंत दूरी तक रखे गए, ठीक है, अनंत आवेश दे रखा है। तो इसको अगर मैं देखूं तो k q0 q तो आया बाहर, अगर इसको मैं देखूं तो ये अपने पास गुणोत्तर श्रेणी है। देखो पहला 1/, बाद में उसको 1/4 से गुणा किया गया, तब जाके 1/4 बना, और फिर 1/4 को वापस 1/4 से गुणा किया, तब जाके 1/16, और इसी तरह अगर 1/16 देखूं तो उसको भी 1/4 से गुणा किया गया, तब जाके 1/64, यानी जो अपने लिए ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है वो एक गुणोत्तर श्रेणी है, यानी लगातार आगे वाली संख्या को किसी न किसी चीज से क्या किया जा रहा है, गुणा, और जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सार्वनुपात। तो यहाँ पे सार्वनुपात कितना है, 1/4, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, और वो भी कहां तक है, अनंत तक। तो ये जो ब्रैकेट वाली है वो एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस r, क्योंकि ये अंदर वाली जो श्रेणी है वो गुणोत्तर है। 1/1 उसको 1/4 से गुणा करने के बाद 1/4 बना, 1/4 को फिर 1/4 से गुणा करने के बाद 1/16, 1/16 को 4 से गुणा 1/4 से गुणा करने के बाद 1/64, यानी लगातार हर एक संख्या को 1/4 से क्या किया जा रहा है, और गुणा। और अगर किसी संख्या को लगातार किसी निश्चित संख्या से गुणा करके आगे वाली संख्या लिखी जाए तो वो होती है गुणोत्तर श्रेणी, और ये कहां तक जा रही है, अनंत तक, यानी ये कैसी गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। और जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे बोलते हैं सार्वनुपात, और जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी है उसका योग लिखा जाता है 1/1 माइनस r। यहाँ पे एक किस संख्या को दर्शाता है, प्रथम संख्या को, तो सबसे पहली संख्या है एक सही, और r किसको दर्शाता है, सार्वनुपात। सार्वनुपात का मतलब है वह संख्या जिससे लगातार क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। तो इसको लिख सकता हूं k का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹, q नॉट यानी 0 पे कितने कूलम आवेश था, 1 कूलम। q मतलब जो 1 2 5 4 इसे रखा गया तो वो कितने माइक्रो कूलम है, 4, तो 4 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, सबसे पहली संख्या कितनी है, a, दूसरी संख्या कितनी है, सबसे पहली संख्या 1/1 मतलब 1 है, दूसरी संख्या नीचे लिखेंगे 1, और सारा 1 r मतलब जिस संख्या से लगातार क्या किया जा रहा है, गुणा, गुणा कितने से किया जा रहा है, 1/4 से, जिसको लिख सकता हूं मैं 9 × 4 गुणा 10⁻3, क्योंकि माइनस प्लस का 2 और माइनस का 6 प्लस का 3, और गुणा में 1 में से 1/4 का मतलब कितना, 3/4, तो 3 को नीचे 4 किधर जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 3 से कितने टाइम, 3 टाइम्स 3 कितना हो गया, ठीक है, 3 × 4 और गुणा 10⁻3। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तेल की बूंद है, ठीक है, जिसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ठीक है, यानी माइनस का आवेश है, और वो भी 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर, उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसका मान है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो अगर वो तेल की बूंद संतुलन अवस्था में रहे तो उस स्थिति के अंदर क्या ज्ञात करनी है, बूंद की त्रिज्या, ठीक है। तो अगर मैं स्थिति के अंदर बात करूं तो संतुलन अवस्था का मतलब ये है कि उस पे लगने वाला कुंडल कितना हो, 0, ठीक है। तो उसको अपने संतुलन अवस्था में, तो अगर मैं बात करूं जैसे अपने पास कोई भी एक सतह है, ठीक है, उसके अंदर ये तेल की बूंद है, ठीक है, जिस पर आवेश मान लिया कितना है, q, और q का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर दे रखा है, 12 इलेक्ट्रॉन, यानी 12 × 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, ये दे रखा उसने आवेश, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया जिसका मान है 2.55 × 10⁻⁴। पहली कंडीशन तो ये भी अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो बूंद है उसका अगर घनत्व दे रखा है तो घनत्व देने का मतलब ये उसका द्रव्यमान भी है, ठीक है। तो द्रव्यमान को अगर देखें तो द्रव्यमान अगर m है तो बल m के कारण बल क्या लगना चाहिए, mg, और किस ओर लगता है, नीचे की ओर, यानी इस पे बल आना चाहिए, mg को भी किस ओर है, नीचे की ओर। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बूंद है वो कैसी अवस्था में, संतुलन अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था में होने का मतलब ये है कुल बल का मान कितना आना चाहिए, 0। कुल बल 0 तब आ सकता है जब एक बल नीचे है तो दूसरा बल किधर आना चाहिए, ऊपर। यानी एक चीज तो क्लियर है कि जो F आना चाहिए विद्युत क्षेत्र के कारण उसकी दिशा किस ओर होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए, क्योंकि mg किस ओर है, नीचे की ओर। संतुलन के लिए बराबर होना चाहिए किसके, mg के। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी विद्युत क्षेत्र देखूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है, ये जो q है वो किसका है, माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश देता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अगर q माइनस का है तो अपने एक चीज पता है कि जो माइनस है उस पे
एफ और ई की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। और अगर आवेश प्लस का हो तो उस पे एफ और ई की दिशा क्या होती है, समान होती है। तो यानी अगर एफ ऊपर की साइड है तो ई किस साइड होना चाहिए, नीचे की साइड होना चाहिए, क्योंकि ये जो आवेश है वो किसका है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे ई का वैल्यू अपने को दे रखा है कितना, 2.55 गुना 10 की घात कितना 4 न्यूटन पर कूलम। तीसरी चीज उसने दे रखी है घनत्व है, जिसको लिख सकता हूँ रो। रो का वैल्यू अपने को दे रखा है 1.26 गुना 10 की घात कितना 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं बात करूं संतुलन अवस्था में, तो संतुलन अवस्था का मतलब होता है कुल बल का मान कितना करना है, 0। तो कुल बल का मान 0 मतलब F किसके बराबर होना चाहिए, mg की। ठीक है, तो F अगर किसी विद्युत क्षेत्र रखा गया, कोई विद्युत क्षेत्र, तो अपने लिखी थी E को क्या लिखते हैं, F बटे Q0। तो F किसके इक्वल आता है, Q0 गुना E। तो इसको ये तो लिखते हैं, यहाँ पे जो F है उसको क्या लिख सकता हूँ, Q गुना E। Q का वैल्यू अपने पास है, E का वैल्यू अपने पास है, और बराबर किसके, mg। अब उसने पूछा अपने से त्रिज्या, तो त्रिज्या किसमें आ सकती है, अगर उसने घनत्व दे रखा है तो रो इक्वल क्या लिखते हैं, m अपॉन v। तो m को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू v, यानी घनत्व गुना में उसका आयतन। तो घनत्व के आधार पे अगर मैं इसको देखूं तो q इक्वल क्या लिख सकता हूँ, रो v, किसकी जगह m की जगह, और आगे क्या आएगा g। तो v क्या है, उसका आयतन। और जो बूंद है वो किसी होती है, गोलाकार मानते हैं अपने, तो बूंद का आयतन क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये बन गया अपने पास QE बराबर रो v की जगह आ सकता है 4/3 पाई आर की घात कितनी 3 और गुना में कितना g। तो अपने को वैल्यू किसकी पूछी गई है, r की, यानी उसकी त्रिज्या की। तो बाकी सारे एक साइड है, तो इसको लिख सकता हूँ 3QE बटे में कितना रो, और नीचे 4 पाई और g बराबर किसके, r की घात कितने के 3 के। तो r क्यूब इक्वल टू आएगा अपने पास 3, q का वैल्यू कितना है 12 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और गुणा में E का वैल्यू देखो तो E का वैल्यू 2.55 गुना 10 की घात कितना 4, और नीचे अगर देखें तो रो किसको, घनत्व को, वो कितना है 1.26 गुना 10 की घात कितना 3, और पाई का 4, और पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 की जगह आएगा ऊपर, और गुणा में जो G है, G का वैल्यू कितना काम में लेते हैं अपने 10। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करके किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, R का। तो सीधा सा कंडीशन है, वो ये बात कह रहा है कि R जो बूंद है वो संतुलन में, तो संतुलन का मतलब कुल बल कितना आना चाहिए 0। तो अगर उसने घनत्व दे रखा है तो घनत्व का मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा उसका, द्रव्यमान, और द्रव्यमान के बल कारण बल कौन सा लगता है, m, जिसकी दिशा हमेशा किस ओर होती है, नीचे की ओर। तो m की दिशा ऊपर की, नीचे की ओर। इसका मतलब यह है कि इसको संतुलित करने के लिए, कुल बल 0 करने के लिए जो दूसरा विद्युत क्षेत्र लगना चाहिए वो बिल्कुल किसके, इसके बिल्कुल है विपरीत, यानी किस ओर लगना चाहिए, ऊपर की ओर। तो यहाँ से समीकरण क्या बन गया, इक्वल टू mgf को अपने q ही लिख सकते हैं, और m को क्या लिख सकते हैं, रो गुना v। तो v को क्या लिख सकते हैं, बूंद है वो गोलाकार मानते हैं अपने, तो v कितना आता है 4/3 पाई आर का क्यूब, जहां से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 समान आवेश हैं जिनका प्रत्येक का मान कितना है q, उसको किसी एक भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर रखा गया। ठीक है, और अपने को ये याद करना है कि प्रत्येक कोने पर कोई भी जो आवेश है उस पर जो शेष बचे हुए 3 आवेश है वो कितना बल लगाए। ठीक है, यानी ये है कि अपने पास एक वर्ग है, जैसे नाम दिया ABCD। ठीक है, जैसे आपने लिखा भी ABCD। ठीक है, इन चारों कोनों पे आवेश रखे गए हैं Q। तो इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश कितना है Q है। ठीक है, तो अपने को ये क्या करना है कि किसी एक किनारे वाले आवेश को किसी एक कोने पर जो शेष बचे हुए हैं उनके कारण कितना बल लगेगा। तो अपनी मर्जी से कोई सा भी एक कोना उठा लो, A उठाए, B उठाए, C, D, कोई सा उठा लो। जैसे मैंने उठाया कौन सा C, तो अपने को मान याद करना है कौन से पे बल का, C का, यानी C पे कितना बल आएगा। तो अगर C पे कुल बल का मान देखूं तो C पे बल कौन कौन लगा सकते हैं, एक तो C पर किसके कारण बल लगाएगा, A के कारण, एक C पर कौन बल लगाएगा, B के कारण, और एक C पर कौन बल लगाएगा, B के कारण। ठीक है, क्योंकि C के अलावा 3 आवेश है, तो C पर एक तो A बल लगा सकते हैं, एक B लगा सकते हैं, और एक और लगा सकता है D लगा सकता है। तो इनका भी कौन सा होंगे, सदिश योग। तो अपने को अगर यहाँ से इसको हल करना है, ये लिख सकता हूँ कि f of c है, वो आना चाहिए f of c a
प्लस एफ सी बी और प्लस एफ सी डी। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि कुल मान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सी पर बल की बात करूं तो उसके लिए दिशा का निर्धारण भी किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं अलग अलग बल लिखूं, ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले बल लिखा एफ सी पर, किसके कारण है, ए के कारण। तो ये दूरी कितनी है, ए, ये भुजा कितनी है, ए, तो ये कितनी आएगी, अगर मैं ये दूरी देखूं ये वाली, तो ये इस त्रिभुज में विकीर्ण दिख रहा है, ये भुजा ए, ये भुजा भी ए, तो ये एक संपूर्ण त्रिभुज है। संपूर्ण त्रिभुज का मतलब ये है कि ये जो है उसका विकीर्ण है, और विकीर्ण कितना है, ये भुजा तो विकीर्ण का स्क्वायर क्या लिखते हैं, आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा √2a। ठीक है, यानी विकीर्ण की दूरी कितनी है, √2a। तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ c लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, k q c, q c कितना है, q ही है, और q a भी कितना है, q है, तो दोनों पे समान आवेश है, q स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, c और a के मध्य की दूरी, c और a के मध्य की दूरी कितनी है, √2a, तो नीचे आएगा √2a का स्क्वायर, तो ये अपने पास कितना हो गया, k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं देखूं FCB का वैल्यू देखूं तो QCB Q है और QB भी Q है, तो ये क्या है, Q का स्क्वायर, और नीचे C और B के मध्य की दूरी, कितनी है, A, तो नीचे आएगा A का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं बात करूं FCD की, तो FCD अगर देखूं तो ये भी क्या बनेगा, K QC और QB सेम है, K Q का स्क्वायर, और C और D के मध्य की दूरी कितनी है, A, तो नीचे आया A का स्क्वायर। तो अपने पास तीनों बल आ गए, लेकिन इन तीनों बलों की क्या देखनी पड़ेगी, दिशा। तो दिशा के लिए देखो, जैसे ये Q है, ये भी Q है, तो इस C पे बल देख रहा हूं तो ऊपर वाला B और नीचे वाला C वाला जो आवेश है वो समान है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करने का मतलब बल आना चाहिए किसका, FCB का। इसी तरह अगर D देखो तो D भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो D इसको प्रतिकर्षित ऐसे करना चाहिए, ये आएगा FCD का। अगर मैं A के कारण देखूं तो A भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि समान आवेश है तो हमेशा दो बढ़ेगा, क्योंकि ये आएगा FCA। तो तीनों की दिशा क्या है, अलग है, इसलिए तीनों को सीधा तो नहीं जोड़ सकता मैं, और नए किसी को घटा सकता हूँ, तो इसलिए क्या लेने पड़ सकते हैं, घटक लेने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं घटक देखूं तो अपने किसी के भी एक के घटक लेने, चाहे FCA के या FCB के, तो घटक लेने के लिए मैंने इस रेखा को आगे बढ़ाया, तो एक FCA, तो पूरे कितना डिग्री है, 90। तो ये जो विकिरण है तो उसका विकिरण कितने डिग्री में, आधे में बांटेगा, ये कितने डिग्री, 45, तो ये 45, तो ये भी कितना 45, इसी तरह ये भी कितना 45, तो भी टोटल 90। तो अपने FCA के घटक लेने, ठीक है, तो FCA के घटक लूं तो ये तो आ गया, मान लो का इधर वाला घटक तो है FCA cos 45, और ये वाला क्या आएगा फिर FCA sin 45। ठीक है, अगर मैं इसके आधार पे देखूं तो अगर मैं कुल यहाँ पे कुल परिणामी बल की बात देखूं तो एक तो आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, यानी अगर मैं इसको yx मानूं तो एक तो आ रहा है -y की ओर, और एक अगर x मानूं तो एक आ रहा है +i की x की ओर। ठीक है, तो जो कुल बल है, कुल बल के मैंने अगर FC देखूं तो FC को मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूं, एक F1, ठीक है, और F1 के आगे दिशा क्या आनी चाहिए, ये लिख लूं i कैप, क्योंकि वो प्लस वाले में है, तो मैंने लिखा F1 i कैप। दूसरा लिखा माना F2, और ये आ रहा है माइनस का j कैप, क्योंकि किस दिशा में है, y दिशा में। तो अपने को F1 और F2 के मान निकालने, तो अगर मैं F1 का वैल्यू देखूं तो F1 किस चीज को दर्शा रहा है, कौन सी दिशा में, i के बारे में, और i के बारे में दोनों की दिशा क्या है, समान है, यानी दोनों बलों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। मेरे को F1 के लिए FCD और प्लस FCA sin 45 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो FCD का वैल्यू अपने पास कितना है, FCD का वैल्यू है KQ² बटे A², और FCA की अगर मैं बात करूं तो FCA का वैल्यू कितना है, FCA का वैल्यू है KQ² बटे में 2A², और गुणा में sin 45 का मतलब 1 बटे √2। तो इसके अंदर KQ² बटे A² आ सकता है कॉमन, तो अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ गया F1 का वैल्यू KQ² बटे A² तो आया कॉमन, अपने पास बच गया 1 तो 1 और प्लस में 1 बटे 2 √2। ठीक है, और ये किस दिशा में है, i कैप में। और अगर मैं बात करूं F2 की, तो F2 अगर देखो तो F2 किस दिशा में आ रहा है, माइनस j कैप, तो माइनस j कैप में कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है FCA cos 45,
और प्लस में आ रहा है एफ सी बी, ठीक है। एफ सी ए cos 45 का मतलब a क्यू स्क्वायर बटे √2a, ठीक है, स्क्वायर, और cos 45 का मतलब 1 बटे √2 और प्लस में एफ सी बी का वैल्यू कितना है a क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर, तो यहां से कॉमन ले सकते हैं अपने a क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये बच गया सॉरी 2, तो ये बच गया 1 बटे 2 ठीक है, और प्लस में कितना a, और ये कौन सी दिशा में है j के दिशा में, ठीक है। तो इसलिए कुल बल के लिए अपने समीकरण क्या लिख सकते हैं F1 i कैप, ठीक है, और माइनस F2 j, तो इन दोनों का वैल्यू रख सकते हैं, और इन दोनों का वैल्यू रखने के बाद इनका क्या निकाल सकते हैं परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे, अगर दो सदिश है, ठीक है, जैसे a बराबर कोई भी सदिश है और वो लिखूं मैं x i कैप प्लस y j कैप, उसका परिणाम क्या लिखते हैं रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग करके क्या करते हैं उसका वर्गमूल। तो यहाँ पे अगर परिणामी अंक की बात करूं तो उसको लिख सकता हूँ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, यानी सबके दोनों का वर्ग करके आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर, और उनको क्या करके जोड़ के आपस में क्या कर लो अंडरूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दो परिमाण में समान लेकिन विजातीय, विजातीय का मतलब जिनकी जाति अलग अलग, ठीक है, जैसे एक प्लस का और एक इसका माइनस का, और उनके समान यानी उनका परिमाण क्या है समान, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो दो आवेश है उनको कुछ दूरी पर रखा गया, ठीक है, और उन दोनों के मध्य F न्यूटन बल लगा है। उसके बाद क्या है कि यदि इन आवेश इसमें से किसी एक आवेश का 75%, ठीक है, यानी अगर एक आवेश पे 100 कूलम आवेश है तो उसका 75% निकाल के, यानी उसके पास 25 ही रखने दो, ठीक है, और दूसरे को स्थानांतरित करें, यानी एक से 75% लिया और वो 75% किसको देना है दूसरे को, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर है जब अपने उसके मध्य बल का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो स्थितियां, तो अगर मैं बात करूं प्रारंभिक स्थिति की, तो अगर बात करें अपनी प्रारंभिक स्थिति में, तो प्रारंभिक स्थिति में पहले का आवेश q है तो दूसरे का आवेश कितना है -q, और उनके मध्य दूरी कितनी मान लो r, तो f का वैल्यू क्या आना चाहिए k q1 q2 यानी q का स्क्वायर और बटे में r का स्क्वायर, और अपने को साइन रखना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर f के अंदर आगे निशान माइनस का आया भी तो वो किस चीज को दर्शाएगा दिशा को, ठीक है, क्योंकि बल कैसी राशि है सदिश। और अगर मैं बात करूं अंतिम स्थिति में, ठीक है, अंतिम स्थिति में ये बात कह रहा है भी जो पहला जो आवेश है, ठीक है, एक का 75% दूसरे को स्थानांतरित करें, यानी जो q है उसमें से उसका 75% निकाल लो, ठीक है, यानी q में से उसका q है वो 75% निकालो, यानी q1 का मान तो होना चाहिए और जो q2 है उसका मान क्या होना चाहिए भी। अगर एक 75% दूसरे को स्थानांतरित करना है तो एक से मैंने 75% निकाले, यानी q में से q का 75% मैंने निकाल लिया, लेकिन ये जो 75% है वो दूसरे को क्या करना है स्थानांतरित, यानी जो दूसरा आवेश होना चाहिए उसपे -q पहले से था और उस पे मेरे को कुछ आवेश क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि इससे निकाल के आगे वाले को देना है। तो इससे 75% निकाला तो आगे वाले को 75% क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा, ठीक है, यानी पहले में q में से 75% घटाना पड़ेगा और दूसरे में q का 75% क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो q1 का अगर मैं वैल्यू देखूं तो q1 का वैल्यू अपने पास आ गया q माइनस q इंटू 75/100, तो ये बच गया अपने पास 25q बटे 100। और इसी तरह अगर मैं बात करूं q2 की तो q2 अपने पास कितना बच गया माइनस का q, ठीक है, और गुणा में ये कितना है q गुणा 75 और बटे में कितना 100, तो ये बच गया अपने पास माइनस का 25q बटे 100, ठीक है। तो अगर अपने q1 और q2 वैल्यू देखो तो अब ये इसका मान रखें, तो अगर इसका मान रखें अपने तो k का f जो नया f डैश आएगा वो लिख सकता हूं k q1 q2 और बटे में r का स्क्वायर, तो नया f डैश आना चाहिए अपने पास, f डैश का वैल्यू रख सकते हैं अपने k पढ़ा है तो q1 और q2 का वैल्यू कितना है, q1 का वैल्यू कितना है 25q बटे 100 और गुणा में q2 का वैल्यू 25q बटे 100, माइनस रखना जरूरी नहीं है क्योंकि बल लिख रहे हैं, ठीक है, और नीचे कितना r का स्क्वायर, ये कितने टाइम 4, ये भी कितने बार 4, ये बच गया k क्यू स्क्वायर बटे 16 r का स्क्वायर, जिसको ये लिख सकता हूँ क्या f डैश बराबर 1 बटे 16
गुणा के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और के क्यू बटे आर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कौन सा बल है, पुराने वाला बल। तो जो एफ डैश है वो आएगा अपने पास एफ बटे 16, यानी जो नया बल है वो पुराने वाले बल के कितने भाग हो रहा है, 1 बटे 16। ठीक है, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि अगर मैं इसके अंदर विजेतक आवेश स्थानांतरित कर रहा हूं तो एक से मैंने विजेतक आवेश निकाला है, तो दूसरे को मैंने विजेतक आवेश क्या किया है, दिया। ठीक है, तो एक से क्यू माइनस क्यू का विजेतक फ्रेंड और एक में क्यू प्लस में क्यू का विजेतक फ्रेंड। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, एक प्लस का तो दूसरा क्यू किसका है, माइनस। ठीक है, ये अपने को प्लस का नहीं करना क्योंकि वो कह रहा है परिमाण में समान लेकिन विजातीय है, यानी एक प्लस का और एक किसका है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान गोले हैं, धातु के हैं, उन पे एक पे 10 माइक्रोकूलम आवेश है और एक पे -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनसे उनको आवेशित किया गया। अब इन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करवाया, यानी संपर्क में लाने के बाद इनको वापस क्या कर दिया, अलग अलग, और उसी दूरी पे लेके चले गए। ये ठीक है, तो दोनों अवस्थाओं के अंदर उस पे बल कितना होगा उनका क्या ज्ञात करना है, अनुपात। ठीक है, तो अगर मैं प्रारंभिक स्थिति देखूं तो प्रारंभिक स्थिति ये बात कह रही है कि दो गोले हैं, एक पे Q1 देखो तो Q1 है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, Q2 जो है वो है माइनस का 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनके मध्य दूरी कितनी मान लो, 8। ठीक है, और इनके मध्य अगर बल का मान देखो तो बल का मान क्या होना चाहिए, K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर देखो तो K Q1 का वैल्यू कितना, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, या फिर एक बार इसको ऐसे रहने देते हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट आई जो अपनी पहली स्थिति के अंदर कितना बल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अंतिम स्थिति की, तो अंतिम स्थिति में ये बात कह रहा है कि उन दोनों गोलों को स्पर्श करवाया गया, और वो कैसी है, धातु है। धातु यानी कैसा है, चालक। तो अपने एक बात की थी चालन की, ठीक है, जिसके अंदर अगर दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करवा के वापस अलग किया जाए तो उनपे जो आवेश है वो बराबर क्या हो जाता है, बंट जाता है। लेकिन कब बनता है, जब दोनों गोले क्या हो, एक समान। तो यहाँ पे एक जैसे गोले बता रहा है, इसका मतलब है अगर इन दोनों को स्पर्श करवाया गया और स्पर्श करवाने के बाद अगर इनको अलग करवाया गया तो स्पर्श करने के कारण जो कुलावेश आएगा उसको बाद में अलग करने के बाद दोनों पे बराबर रूप से क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो अंतिम स्थिति में अगर मैं बात करूं स्पर्श करवाने पर अगर कुलावेश देखूं तो वो जाना चाहिए Q1 प्लस से Q2। तो स्पर्श करवाने पे कुलावेश का वैल्यू प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 20 माइक्रोकूलम। तो अपने पास टोटल क्यू बच गया माइनस का 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों को क्या कर लो, अलग अलग और उसी दूरी पे लेके चले जाओ। ये दूरी अपनी कितनी है, R, लेकिन अब इनको अलग अलग कर दिया तो आवेश दोनों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि वो एक गोले एक जैसे हैं। गोले एक जैसे होने का मतलब है ये जो Q है इसके दो बराबर भाग हो जाएंगे, Q1 और एक Q2, यानी एक -5 माइक्रोकूलम और दूसरा भी -5 माइक्रोकूलम। तो टोटल कितना है, 10, और इनको अलग अलग करूंगा तो आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो अपनी बात की थी चालन की प्रक्रिया के अंदर, किसी वस्तु को आवेशित करने के जो तरीके थे उसमें एक चालन की प्रक्रिया थी जिसमें दो वस्तु को स्पर्श करवा के वापस क्या करना था, अलग अलग। तो यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम माइनस, तो यहाँ पे F2 का वैल्यू देखो, तो F2 का अगर मैं बात करूं तो K Q1 Q2 Q1 डैश और Q2 डैश लिख रहा हूं और बटे में R का स्क्वायर, क्योंकि R तो दोनों का भी क्या है, सेम। तो मैंने Q1 डैश, तो इनका क्या पूछा है, अनुपात। तो ये लिख सकता हूं F1 अपॉन F2। तो F1 का वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और F2 का वैल्यू कितना अपने पास, K Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर। K से K, R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो ये बच गया F1 अपॉन F2 इक्वल टू बच गया Q1 बाय Q1 इंटू Q2 अपॉन Q1 डैश इंटू Q2 डैश। तो इनका वैल्यू रख लो अपने पास। अगर F1 अपॉन F2 देखूं तो अपने पास Q1 का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 की घात -6। दूसरा Q2 का वैल्यू 20 गुना 10 की घात -6। साइन लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर बल लिख रहे हैं नीचे आएगा Q1 कितना, 5 गुना 10 की घात -6, और दूसरा भी 5 गुना 10 की घात -6। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 कण है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। ठीक है, तो इन तीनों कणों का अपने को त्वरण का क्या ज्ञात करना है, अनुपात। ठीक है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके त्वरण का अनुपात क्या आना चाहिए। तो पहली चीज तो ये त्वरण के लिए अपने को ये चीज बतानी चाहिए कि ये तीनों कण है क्या। प्रोटॉन अपने जानते हैं
तो प्रोटॉन पे अगर देखें तो अपने को आवश्यकता किस किस चीज की पड़ेगी, तो अगर देखें तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, Df किसके इक्वल होना चाहिए, m में। यानी अगर मेरे को A क्षेत्र A को लिख सकता हूँ F बटे m, और वो ये बात कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, और विद्युत क्षेत्र के लिए F किसके इक्वल लिखते हैं, F को लिखते हैं Q गुना E, और बटे में क्या आएगा m। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को इन तीनों के त्वरणों का अनुपात चाहिए तो मुझे एक तो इनका Q पता होना चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए m, उनका द्रव्यमान E है वो तीनों के लिए क्या है, समान है। तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए Q किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान समान होता है, तो यानी Q किसके बराबर लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन के बराबर, भले वो प्लस का हो। द्रव्यमान मैंने मान लिया उसका द्रव्यमान क्या होता है, mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने क्या लिखा, mp। अगर मैं बात करूं ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम बात करते हैं, तो उसी पे 1s2 के ऊपर अगर प्लस आ जाए तो वो किसके अंदर आता है, ड्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ड्यूट्रॉन देखूं तो ड्यूट्रॉन के अंदर अगर द्रव्यमान देखूं तो उसका द्रव्यमान कितने प्रोटॉन के बराबर है, 2 के, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या वो द्रव्यमान से जब जाती है, ये लिख सकता हूं 2mp। लेकिन जो आवेश है उस पे प्लस का एक ही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश है। अगर मैं बात करूं अल्फा कण की, तो अल्फा कण कौन होता है, 2He42 प्लस, यानी हीलियम का नाभिक। तो इसके अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो कितना है, 4, यानी इसका द्रव्यमान होता है 4 प्रोटॉन के बराबर। और अगर मैं Q की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसलिए Q लिख सकता हूं 2e। तो अगर मुझे इसका अनुपात चाहिए, A प्रोटॉन का अनुपात A ड्यूटेरियम का अनुपात A किसका, अल्फा का, तो इन चीज मान रखो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो QE बटे m, ठीक है, ये किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, यानी ठीक है। तो अगर मैं प्रोटॉन के लिए बात करूं तो प्रोटॉन के लिए Q का वैल्यू कितना है, E के बराबर, ये कैपिटल E है, और नीचे क्या लिखा, mp। साथ में अगर अनुपात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के लिए आवेश E ही है, यानी Q की जगह E आ सकता है, आगे कैपिटल E है, लेकिन यहाँ पे 2mp, यानी द्रव्यमान उसका प्रोटॉन का दुगना है। और अगर मैं बात करूं आगे वाले के लिए, किसके आवेश कितना, 2e, और आगे E है, और नीचे कितना 4mp। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो अनुपात में E तो कट रहा है, mp भी कट रहा है, ठीक है, ये भी कट रहा है E, तो ये बच गया अपने पास 1, ठीक है, अनुपात 1/2, और अनुपात 2 से इसको काटे 2 तो 1/2, तो सिंपल अनुपात बनाने के लिए मैंने सबको 2 से क्या किया, गुणा किया, कितना हो गया 2, ये 1/2 गुणा 2 यानी कितना 1, और ये भी कितना 1, इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र में इन तीनों के त्वरणों का जो अनुपात आता है वो 2 अनुपात। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है और इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.75 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, प्रतिकर्षित करने का मतलब यह पहला प्लस का तो दूसरा भी किसका है, प्लस का, ठीक है, यानी साइन अलग अलग नहीं है, दोनों के साइन क्या सेम है, तब दोनों आवेशों का क्या ज्ञात करना है, मान। तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो पहली स्थिति ये दे रहा है कि जो दोनों आवेश हैं उनका योग कितने माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, और उनके मध्य का जो बल है वो कितना है अपने पास, F का वैल्यू है 0.075 न्यूटन, यानी ये लिख सकता हूँ 75 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो उसके आवेशों का क्या ज्ञात करना है, मान। तो अगर मैं आवेशों का मान ज्ञात करूं तो F क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो F का वैल्यू अपने पास पता है, F का वैल्यू कितना है 75 × 10⁻³ और K का वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू अगर मैं Q1 ही रखूं तो Q2 का वैल्यू क्या रख सकता हूं, Q2 को ये लिख सकता हूं 20 माइनस Q1, 20 माइक्रोकूलम और माइनस क्या आएगा Q1, तो यानी इसको लिख सकता हूं 20 माइक्रोकूलम माइनस क्या आएगा Q1, ठीक है, और नीचे क्या आना चाहिए R का स्क्वायर, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी कितनी है 3 मीटर है, तो 3 मीटर है, यानी 3 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे अपने पास ये जो समीकरण है वो बन गई 75 गुणा 10⁻³ बराबर अपने पास बच गया 10⁻9 गुणा Q1 और गुणा
20 गुणा 10 की घात माइनस है, क्योंकि माइक्रो है और माइनस क्या है Q1, और नीचे 9 है वो हो गया कैंसिल आउट। तो अगर इसको हल करूं तो Q1 की उधर द्विघात बन सकती है, ठीक है। तो 10 की घात 9 इधर आके किसका, ये लिख सकता हूं 75 गुणा 10 की घात माइनस 3 और बटे में 10 की घात 9 बराबर ये बन सकता है अपने पास 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1, ठीक है, और माइनस Q1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस सबको इधर ले आओ तो एक द्विघात बना सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं Q1 का स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1, ठीक है, और ये अपने पास इधर है प्लस का है पहले से, तो ये कितना बचेगा 75 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 12 बराबर कितना 0, क्योंकि 10 की घात में ऊपर जाके किसका होना है माइनस का, टोटल कितना हो गया 12। तो अपने पास समीकरण बच गई Q1 का स्क्वायर 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1 हो रही है। तो इस द्विघात को हल करना है, तो अगर द्विघात को हल करूं तो अपने को इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अगर गुणनखंड देखूं तो उनका योग तो आना चाहिए 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, ठीक है, और उनका जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए 75 गुणा 10 की घात माइनस 12। अब एक चीज तो अपने अगर देखूं तो मैं अगर इनको देखूं तो इसको 2 बार गुणा करने पे ये बनना चाहिए, ठीक है, यानी प्रत्येक गुणनखंड 10 की घात माइनस 6 के रूप में ही आना, ठीक है। लेकिन 20 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा कितना है 75। तो अगर मैं देखूं 15 और 5, तो 15 और 5 का योग तो कितना 20 और गुणनफल कितना 75, यानी 20 माइक्रो कूलम को मैं 15 और 5 में तोड़ सकता हूं। Q1 स्क्वायर माइनस 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1 और माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1, यानी 20 को मैं 2 टुकड़े ये कर सकता हूं और प्लस का कितना 75 गुणा 10 की घात माइनस 12 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे अगर मैं Q1 कॉमन लूं तो ये बच गया Q1 माइनस 15 गुणा 10 की घात माइनस 6, ठीक है, और इधर अगर अपने माइनस का कॉमन लें 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये बच गया Q1 और ये भी माइनस का बच गया क्योंकि माइनस अपने कॉमन ले लिया, कितना 15 गुणा 10 की घात माइनस 12 बराबर कितना 0। तो अपने पास समीकरण बन गई Q1 माइनस 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 और दूसरी समीकरण बन गई Q1 माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो इनको 0 करने का मतलब ये Q1 का वैल्यू कितना होना चाहिए 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 यानी 15 माइक्रो कूलम, और जो Q2 है उसका वैल्यू होना चाहिए अपने पास 5 माइक्रो कूलम।